एक आदमी 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है मदद मांगने के लिए, और जैसे ही मदद मांगने के लिए फोन करता है लगभग 15 या 20 मिनट का समय बीता था कि पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी जब आती है तो उस व्यक्ति को कॉल बैक करते हैं, कहते हैं कि क्या हमारी बात संजय से हो रही है। संजय कहता है कि जी हाँ, मैं संजय बात कर रहा हूँ। तो पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताता है कि साहब गली में एक प्ले स्कूल है, मैं वहां पर खड़ा हुआ हूँ, आप कहाँ पर हो। वो कहते हैं कि हम रोड पर है, हम गाड़ी ला रहे हैं, तुम भी रोड पर आ जाओ। जैसे ही हमारी गाड़ी दिखाई दे तुरंत हाथ देना और हम लोग रुक जाएंगे। जैसा बताया गया था संजय ठीक वैसे ही संजय ने किया। गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। तुमने जो 112 नंबर पर पुलिस को फोन करके बुलाया है। वो कहता है कि साहब उसकी 19 साल की बेटी है, नाम उसका मनीषा है, वो यही पास में गली में एक विद्यालय है प्ले स्कूल, वहां पर पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन जब शाम तक घर नहीं पहुंचती तो परेशान हो जाता है। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। तो तीनों पुलिस वालों ने बात को सीरियस तरीके से की थी, लेकिन जैसे ही बाप ने कहा कि 19 साल की बेटी लौट कर वापस नहीं आई है, तीनों ही पुलिस वाले आपस में हंसने लगते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई भाग गई होगी, हंसी में कहते हैं। तो जैसे ये बात सुनी जाती है संजय को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि साहब मैंने इसलिए आपको फोन किया था कि आप मेरी मदद कर दीजिए, क्या आप मेरी मदद करने आए हैं। जैसे ही बात थोड़े गुस्से में आता है तभी पुलिस वाले एकदम शांत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ शायद कुछ बात गलत बोल दी गई है। इसके बाद हम बोले हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो वो बताया जाता है कि साहब वो दिन में कह रहे थे, वो एक स्कूल पास में पढ़ता है, नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए यहाँ से गई हुई थी। तभी उन पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को जिसका नाम संजय होता है अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा उस स्कूल या कॉलेज था वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां बड़ा सा गेट होता है, हालांकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि गेट जो बंद था। आखिरकार छोटे गेट के रास्ते से अंदर चले जाते हैं तीनों मिलकर। देखने के बाद पता चलता है कि दो ऐसे थे वहां पर जिन्हें थोड़ा सा नशा कर रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे क्या सामान्य है। तभी पुलिस वालों की मौजूदगी में संजय उनसे कहता है कि हाथ जोड़ते हैं, साहब मेरी बेटी यहाँ पर आई थी क्या, 19 साल की उम्र है, मनीषा नाम है, क्या आपने उन्हें देखा है। उनमें से कहते हैं कि यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं आई है। वो कहते हैं कि साहब सीसीटीवी कैमरा दिखा दो। तो तीनों ने किसी से सही जवाब नहीं दिए। तीनों को पुलिस मदद करने के लिए आई थी, तीनों पुलिस वालों ने सही से जवाब लिए ही नहीं थे। आखिरकार वो बेचारा बाप वहां से घर चला जाता है, यानी कि बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरा प्रदेश सड़कों पर उतर आता है। इस मनीषा के साथ क्या हुआ और मनीषा के साथ होने वाली पूरी कहानी को आज की कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। दरअसल जिला भिवानी में एक गाँव लगता है और दाढ़ी लक्ष्मण यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, उम्र जिसकी लगभग 19 साल के आसपास बताई जाती है, जिसने भी 1 महीने पहले ही यही पास में एक सिंघानी जगह लगती है वहां पर एक प्ले स्कूल होता है, उसको ज्वाइन किया हुआ था। रोज घर से निकलती है लगभग 8 बजे के आसपास और सीधा अपने विद्यालय जाती है, पढ़ाती है, रोज शाम को लौटकर वापस घर आ जाती है। 11 अगस्त 2025 को सिंघानी प्ले स्कूल में जब वो जाती है तो वहीं से लगभग 11:23 के आसपास अपने पिता को फोन करती है कि पापा आज थोड़ा देर हो जाएगी, थोड़ी देर से आऊंगी क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है। बस वो अपने पिता को ये जानकारी दे देती है। उसके बाद पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बेटे की बाप से बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है। इस बीच में उसके पास एक और फोन पहुंचता है। जैसे वो फोन पहुंचता है फिर से वो घर पर फोन लगाती है और फिर फोन लगाने के बाद जब बातचीत करने की कोशिश कर रही थी तो इस बार जो फोन था वो उठाया जाता है तो मौसी फोन उठाती है। मौसी पूछती है कि क्या हुआ मनीषा। वो कहती है कि मौसी जी मैंने एक सूट के लिए ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो आने वाला होगा, आप उसे ले लेना। वो कहती है बेटा हम तो काम कर रहे हैं, घर पे हैं नहीं, एक काम करो तुम अपने दादा का नाम बता देना और जैसे ही दादा का नाम बताओगी ना वो तुम्हारा दादा को देकर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कहती है मनीषा। यह दोबारा बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद यहाँ से आप अपने जो भी इसके आगे का काम होता है विद्यालय का उसमें जुट जाती है। दोपहर 1:58 का समय था। वो विद्यालय से जैसे बाहर निकल रही है, रोज उस स्कूल से आती है स्कूल की वैन से और स्कूल की वैन से ही उसको घर से ले जाया जाता है। ड्राइवर से कहते हैं कि भैया मुझे ना
आप यहाँ 500-700 मीटर की दूरी पर आप एक आइडियल स्कूल कॉलेज है, वहां से मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसलिए आप घर चले जाओ और मैं अपना काम करके आती हूँ। जैसे संदेश मिलता है उस ड्राइवर को, उसने कहा ठीक है बहन जी, वो चला जाता है। इसके बाद शाम के 6:26 के आसपास का वक्त हो रहा था। उसका पिता है, उसके पास मिस कॉल पहुंचती है बेटी की। जब जैसे मिस कॉल आती है तो उसके बाद वो कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं लगता। हालांकि घर में चर्चा तो शुरू हो जाती है, क्योंकि बेटी इतनी देर कभी तक नहीं आई थी, इतनी देर से कभी वो घर नहीं आती थी। जब जो घर पे नहीं आई थी तो घर वाले आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। संजय ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आखिरकार करूं तो मैं क्या करूं। बोले बेटा एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके वहीं जाकर देखो। वो सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है, सिंघानी स्कूल जो होता है। वहां जाने के बाद अपनी बेटी को उस प्ले स्कूल के जो स्टाफ था उससे पूछताछ करता है कि साहब आज मेरी बेटी घर नहीं पहुंचे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। और इस बीच में उसने 112 नंबर पर भी फोन कर दिया था। पुलिस से मदद मांगी, पुलिस आती है। पीवीआर, एएसआई अनूप सिंह, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, ये तीनों होते हैं जो आते हैं पुलिस वाले। उस गाड़ी में तीनों आने के बाद संजय से संवाद करना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन जो उनके मुख से आवाज निकलती है, बात निकलती है, वो वाकई बड़ी शर्मनाक है कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, आ जाएगी। इस तरह की बातें सुनकर शायद पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। लेकिन संजय ने जब इस बात को सुना तो बहुत ज्यादा गुस्सा उसे आ जाता है। वो रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद जहां जहां उन्हें ढूंढना था, बस इतनी ईमानदारी से काम करना था, वो इतनी ईमानदारी से शिद्दत वो दिखाते ही नहीं है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करते हैं। वो आइडियल कॉलेज होता है, वहां जाते हैं, स्टाफ से मिलते हैं, वहां जानकारी मिल जाती है। ऐसे पीठ पर हाथ और पैर मार रहे थे एक दूसरे के, जैसे कितनी पुरानी जान पहचाने। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को लेकर परेशान था। पुलिस वालों की शायद उस बात को देखकर आंखें नहीं खुल रही थी। आखिरकार यहाँ रात के लगभग 10 या 5:15 बजे के आसपास का वक्त था। इन तीनों पुलिस वालों ने अनूप, पवन, धर्मेंद्र को कहा कि साहब हमने तो अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर ली, अपनी तरफ से आपने एक काम करना चाहिए, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है लोहारू, आपको वहां जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अब संजय ने अपने दादा पिता से फिर दोबारा से बातचीत की। उसके साथ जो एक दो साथी थे उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा रात तो बहुत ज्यादा हो गई है, एक काम करो ना, हम सुबह चलते हैं। ठीक है, अब जो रात हो ज्यादा हो गई है, कुछ अपने मन से इन्होंने ऐसा अंदाज लगाया कि सुबह चलेंगे, सुबह देखेंगे। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, जितना कोशिश कर रहे थे। दिन निकलता है, सुबह के 8:30 बजे या 6:45 बज रहे होंगे। 12 अगस्त 2025 की वो तारीख थी। संजय सीधा अपने थाने पहुंच जाता है, अपने परिवार के साथ, चाचा के साथ, कुछ एक दो साथी थे उनके साथ। वहां जाने के बाद कहता है कि मेरी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है। ये बात सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे शुरू हुई थी और देखते ही देखते कब शाम हो जाती है, यानी कि रात 8:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पुलिस पूरा दिन उनको ऐसे ही चक्कर कटाते रहते हैं, इधर से उधर घुमाते रहते हैं। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एसओ अशोक कुमार दर्ज कर लेते हैं एफआईआर को। लेकिन जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे। और हद तो तब हो जाती है जब इस थाने के अंदर भी ये कहा जाता है कि बाप से कि शादी करवाकर शादी वादी कर ली होगी, पिकनिक मनाकर वापस लौट कर आ जाएगी। जैसे पिता ने ये बात सुनी, पिता की आंखें नम हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। पुलिस से मदद मांगने के लिए आता हूं तो कोई कहता है कि पिकनिक मनाने चली गई है, कोई शादी की बात करता है, कोई भागने की बात करता है। क्या हर बेटी ऐसी ही होती है? आखिरकार पिता ने जब ये बात कही, पुलिस ने अपनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की। पिता जाकर प्ले स्कूल जाता है, पिता आइडियल कॉलेज जाता है, जाकर सीसीटीवी कैमरे की मांग करता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे उसको नहीं दिखाए जाते। उसको सिर्फ ठेंगा जाता है, उसको कहा जाता है कि मिल जाएगी, दे देंगे, बड़े अधिकारी आए नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन संजय हिम्मत नहीं हारता, आखिरकार करे तो क्या करे। यानी कि 13 अगस्त 2025 की सुबह की वो बात है, जो विद्यालय की तरफ जा रहा था ये जानने के लिए कि आखिरकार उसकी बेटी उस सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिल जाएगी कि आई थी कि नहीं आई थी, कहां गई थी। तमाम कोशिशें कर रही थी, इस बीच में कर रहे थे वो। इस बीच में पुलिस ने अगर चाहती तो सीडीआर निकलवाई जा सकती थी, लड़की की लोकेशन निकलवाई जा सकती थी, उससे पता चल सकता था कि लड़की कहां थी और कब आई थी। लेकिन पुलिस वालों ने मामले को बीच में 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है कि लोहारी थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी में एक नहर लगती है। नहर के किनारे एक रास्ता है, रास्ते के पास में एक बोरी मिल जाती है। आसपास के गांव वाले
पुलिस को सूचना देते हैं, तब ये शकुंतला जो ASI होती है, जांच अधिकारी, ये फोन संजय को करके कहती है कि संजय आपको आना है, यहाँ पर वहां पर पहुंचना है, हमें एक बॉडी मिली है, अगर आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी की ही बॉडी हो। बस पिता के लिए तो ये एक पैरों तले जमीन खिसकने जैसी स्थिति हो जाती है। पिता करता भी तो क्या करता। आखिरकार पिता, उसके साथ के जो लोग थे वो सीधा वहां पर रोते बिलखते पहुंचते हैं, बेटी के कपड़ों के आधार पर उसको पहचान लेते हैं। जिस रूप में बेटी मिलती है उसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि दरअसल अब यहाँ पर मामला बढ़ने लगता है। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लोगों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। बेटी को जो जितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, दरअसल उनकी आंखों से जो था वो खून निकल रहा था, आंखें निकली हुई थी, जो उसके भोजन और श्वास की नली जो ये होती है वो भी निकली हुई थी, और उसकी जो गर्दन थी चंदे के आकार का होता है, चंद्रमा की तरह 29 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर जो लंबा एक घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बार बार उस पर धारदार हथियार से वार किया है, मारा है, उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ किया गया है। कपड़ों को देखकर, उसके अपनी बेटी को देखकर आखिरकार उसे पहचान लिया जाता है, और पहचानने के बाद उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे ही भिवानी के हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम शुरू होता है, अब ये खबर पूरे इलाके में आ जाती है, उस तरह से आग की तरह फैल जाती है। 14 तारीख की बात ही लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गरीब आदमी जो मजदूर है संजय, उसकी बेटी गायब हो जाती है। यही बेटी अगर किसी नेता की होती, यही बेटी अगर किसी मंत्री की होती, विधायक की होती, तो शायद पुलिस वाले पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते। लेकिन एक मजदूर की बेटी गायब हुई थी, इसलिए पुलिस वाले उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, और लोगों में इतना गुस्सा बढ़ने लगता है। और जैसे ही लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, वैसे वैसे धरना प्रदर्शन अब शुरू हो जाता है। 14 तारीख को उनकी पोस्टमार्टम करने के बाद जो बॉडी घर वालों को सौंपी जाती है, तो परिवार वाले कहते हैं कि जब तक हथियारे नहीं मिलेंगे, जब तक हम इस बॉडी को लेकर नहीं जाएंगे, जब कुछ भी हो जाए। बस घर वालों का गुस्सा बढ़ने लगता है, जो उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, और उन्होंने कह दिया कि जब तक हथियारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। 16-17 को भी पूरे प्रदेश भर में हंगामा शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पर उतरने शुरू हो जाते हैं, कई कई घंटों तक रोड जाम कर दिए जाते हैं। अब चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, व्यापारी हो, दुकानें हो, सब बंद हो जाती हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, क्योंकि लगातार मनीषा को लेकर लोगों में उबाल फैल रहा था। अब इसके बाद कहीं ना कहीं पूरी पुलिस की नींद टूट जाती है, सरकार की नींद टूटती है। अब मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है, तमाम अधिकारियों को मौके पर मैदान में आना पड़ता है। अब चाहे SP हो, IG हो, DIG हो, तमाम अधिकारी मैदान में आ जाते हैं और ये आश्वासन देना शुरू करते हैं कि चिंता मत करो, हम पूरी ईमानदारी से जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देंगे। अब पुलिस ने जो अभी तक छीछा लेदर की थी, उस छीछा लेदर पर लीपापोती करने के लिए SP होते हैं मनवीर सिंह, उनका तबादला कर दिया जाता है, और सुमित कुमार IPS 2014 बैच के ऑफिसर होते हैं, इनको तत्काल यहां से जो है कि चार्ज दे दिया जाता है, इनको तत्काल से चार्ज दे दिया जाता है। साथ ही जो ASO होते हैं अशोक कुमार, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है, और ASI शकुंतला देवी जो बहुत ही लापरवाही से इस मामले को ले रही थी, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। TBR पर जो 3 लोगों ने टीम आई थी, ASI अनूप, कांस्टेबल पवन, ASI धर्मेंद्र, इनको भी निलंबित कर दिया जाता है। ये ऐसा लग रहा था जैसे ही इनको पांचों को सस्पेंड किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पब्लिक शांत हो जाएगी, लेकिन पब्लिक का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। पब्लिक कहने लगती है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा, लाइन हाजिर कर दी जाएगी, दोबारा चार्ज उनको मिल जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया है, दोबारा चार्ज मिल जाएगा। क्या बेटी वापस लौट कर आ सकती है? एक गरीब आदमी की बेटी इस तरह से चली गई है। अगर आप लोग पहले से ईमानदारी से काम कर रहे होते तो शायद वो आज जिंदा होती। बस इतना था। झज्जर, जींद, फतेहाबाद लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। पक्ष विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी, सबके सब सड़कों पर उतर जाते हैं, और देखते देखते पूरा प्रदेश भर में आसपास के जो प्रदेश थे उनके लोग थे वो भी सड़कों पर उतर जाते हैं, और सबकी मांग थी कि इसमें जो भी हो
जांच करिए, ईमानदारी से जांच करिए, हत्यारों को पकड़िए, बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम होता है भिवानी जिला हॉस्पिटल में और दोबारा फिर पोस्टमार्टम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है रोहतक के पीजीआई में। पता चलता है कि गला काटा गया है, बॉडी पर निशान है कई तरह के। ऐसा लग रहा है जैसे जानवर ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जानवर ने उसको नोचा है, लेकिन क्यों किया है? सीएम ने भी आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला जाता है तो 18 अगस्त 2025 के दोपहर के आसपास का ये वक्त रहा होगा। सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हालांकि इससे पहले एक दिन पहले डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम नहर के आसपास के वो इलाके जहां बॉडी मिली थी वो इलाका सब जगह ढूंढा जाता है, पड़ताल की जाती है, लेकिन साक्ष्य जुटाने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कुछ भी प्रूफ्स नहीं मिलते हैं। आखिरकार करे तो क्या करे? 18 अगस्त को जब उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल होने लगता है तो ये दावा किया जाने लगता है कि मनीषा ने एक दुकान से 600 रुपए का एक कीटनाशक खरीदा था और उसको खरीदने के जो बाद है उसको यूज कर लिया था, यानी कि उसको पी लिया था, यानी कि कीटनाशक एक जहर। इसके बाद उसने अपनी जान दे दी थी, बस इतना था। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पत्र था, वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। अब वो वायरल तो होता है, उसमें बताया जाता है कि उस लड़की ने अपनी जान दे दी है। दरअसल उस लेटर का ये दावा किया जा रहा था कि वो लेटर क्या है। मैं उस लेटर को उसके हिंदी तर्जुमा करके जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था रोमन भाषा में, तो इसलिए मैं आपको पढ़ के उसका हिंदी तर्जुमा बताती हूँ। सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप लोगों आप दोनों में प्रॉब्लम मैं नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे खातिर बहुत कुछ किया, वैसे भी ये मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ फिर दुखी हो रही हूँ। ना गलत थी, ना मैंने कुछ गलत किया है, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नो सेट क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप दोनों को हर्ट किया हो तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। थैंक यू मुझे जिंदगी देने के लिए मम्मी और पापा, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। इस तरह का लेटर था। ये लेटर उस लड़की ने लिखा है, नहीं लिखा है। इसकी जो राइटिंग है उसकी तो जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन कीटनाशक जहां से खरीदा उसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वाकई इस एक आदमी ने आकर गवाही दी है। अभी पुलिस इस मामले में अल्टी पल्टी करना चाहती है या फिर जो उत्तर प्रदेश में बवाल हो रहा है उस बवाल को शांत करना चाहती है। सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा में जो बवाल हो रहा है उसको शांत करना चाहती है। इसके बारे में तो कुछ भी अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जैसे मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी, अचानक 5 दिन वो पत्र कहां से प्राप्त हो गया, उसका पहला खुलासा क्यों नहीं किया गया। जिस पत्र को ये बताया जा रहा है कि उसने जान दे दी, वो फोटो कॉपी लगी दी थी, इसका ओरिजिनल कहां पर है। साथ ही मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी, 13 को उसकी बॉडी मिली थी, लाश 2 दिन खेतों में खुली में पड़ी थी। आखिरकार किसी की उस पर नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि वही काम रास्ता था। जैसा लगता है वहां से बहुत सारे लोग इस बीच में आए भी होंगे, गए भी होंगे, लेकिन किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़ी और अचानक से वो मिल जाती है। वाकई आपने अपने आप में सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान हैं, ये निशान कहां से आए, ये भी सोचने वाली बात है। साथ ही इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ और पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर ये नोट पहले ही मिला था तो पहले ही पुलिस वाले ने स्पष्ट क्यों नहीं किया? ये मामला 4 दिन से राजनीतिक रंग ले रहा था। विपक्ष के कई नेता धरने पर पहुंचे, तब पुलिस ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए क्यों नहीं बताया। साथ ही पुलिस के उस दावे में कितना दम है जब मनीषा का पूरा परिवार सुन रहा था, इस नोट को मिलने की बात जानता था। क्या परिवार वालों को पहले से पता था या नहीं पता था? पुलिस वाले ऐसा बताते हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में लगातार चल रहा था। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन होने लगते हैं। केस का रुख डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही थी। इस तरह के कई सवाल हैं जो पुलिस पर लगातार खड़े हो रहे हैं। साथ ये भी दावा किया जाता है कि जो मनीषा की जो रिपोर्ट है उसमें 5 बिंदु हैं जिससे उसके खुलासे होने में मदद मिल सकती है। पहला है भिवानी में 3 डॉक्टरों के पैनल ने मनीषा के शव के
किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की है। साथ ही पीजीआई रोहतक में दूसरी बार किए गए पोस्टमार्टम की इन दोनों का आपस में मिलान हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, जो बताया गया है वो पहली वाली रिपोर्ट में कुछ अलग तो नहीं है, दूसरी में कुछ अलग तो नहीं है, इस तरह के पॉइंट। साथ ही मधुबन फॉरेंसिक लैब में 10 सैंपल भेजे गए हैं, वहां से जो रिपोर्ट आएगी वो भी कुछ कहेगी, नहीं कहेगी, बहुत कुछ कहेगी। साथ ही पीजीआई रोहतक में मनीषा के शव पर जो डले कपड़े को भी जांच के लिए मंगवाया गया उसकी रिपोर्ट आएगी, उससे भी काफी कुछ हेल्प मिल सकती है। और शव जब लिया गया तो उसको लेकर कुछ लार मिला था, उसकी भी एक रिपोर्ट जाएगी और डीएनए से जो डीएनए रिपोर्ट होगी वो भी कुछ अहम सुराग दे सकती है। हालांकि ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष हो या फिर बड़े बड़े लोग हो, वो कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होने के बाद ये कहानी स्पष्ट हो सकेगी कि आखिरकार कितनी सच्चाई है। लेकिन पुलिस ने जो वे बात कही या मीडिया में जो बात चल रही है वो परिवार के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि वाकई उस मनीषा नाम की जो लड़की है वो बहुत सज्जन, सीधी और ईमानदार है, जिसके बारे में पूरे गांव के लोग सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। इसलिए पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से इस बेटी के मामले की जांच पड़ताल की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।